अच्छी और सच्ची खबरों में बात सबसे पहले भारतीय सेना की करेंगे, जिसको एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियारों, लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर्स और जंगी जहाजों से लैस किया जा रहा है। और इसी कड़ी में अब रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स वायुसेना और थल सेना के लिए हासिल किए जा रहे हैं, ताकि भविष्य के खतरों का सामना आसानी से किया जा सके और देश की सरहदों को महफूज किया जा सके। इसकी रफ्तार और इसके वार का कोई जवाब नहीं। नाम है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, जो अपने नाम के मुताबिक ही जंग के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए जाना जाता है। ये प्रचंड हेलीकॉप्टर भारतीय सेना का हिस्सा है, लेकिन अब जल्दी ही इनकी संख्या बढ़ने जा रही है, क्योंकि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। साथ ही लड़ाकू क्षमता को बढ़ावा देने के मकसद से 97 LCA Mark 1A लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। दोनों ही पूरी तरह से स्वदेशी हैं, यानी इनको भारतीय सेना की जरूरत के हिसाब से ही तैयार किया गया है। भारतीय वायुसेना और थल सेना को बहुत भारी संख्या में एक स्वदेशी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिलने वाला है। वो इसलिए कि भारत का रक्षा मंत्रालय ने आज एक क्लियरेंस दिया है 150 के ऊपर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसका नाम है प्रचंड, उसका ऑर्डर दिया जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसका नाम प्रचंड रखा गया है, वो ऑलरेडी अभी तैनात है। 12 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दे चुके हैं HAL को, लेकिन अब 150 के ऊपर का ऑर्डर देने से एक बहुत बड़ा फ्लीट मिलेगा सेना को और वायुसेना को। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के 2 एयरफ्रेम्स अभी भी लद्दाख में, जहां पे एक स्टैंड ऑफ जारी है इंडिया और चाइना के बीच में, वहां पर कॉम्बैट रोल में ऑलरेडी तैनात है और बहुत सारा एक्सपीरियंस ऑलरेडी ले चुका है। तो इसलिए इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को प्रचंड से बहुत भारी कॉम्बैट कैपेबिलिटी मिलेगी। बताया जा रहा है कि इन 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स में 66 भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाएंगे, जबकि बाकी 90 प्रचंड हेलीकॉप्टर को थल सेना में शामिल किया जाएगा। प्रचंड एक मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है जो 16,400 फीट की ऊंचाई पर उतर और उड़ान भर सकता है। यानी ये प्रचंड हेलीकॉप्टर सियाचिन ग्लेशियर और पूर्वी लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। 5.8 टन वजनी इस हेलीकॉप्टर को ताकत देने के लिए इसमें डबल इंजन लगा हुआ है। ये ऊंचाई वाले इलाकों में दुश्मन के टैंक, बंकर, ड्रोन और दूसरे सैन्य हथियारों को पलक झपकते ही तबाह करने की क्षमता रखता है। वहीं यह स्वदेशी हेलीकॉप्टर रात के वक्त भी आसानी से अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। इतना ही नहीं, इसमें एक से बढ़कर एक घातक हथियारों की जरूरत के हिसाब से तैनाती की गई है। इसमें शिन माउंटेन गन, 69 mm रॉकेट, हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भी लगाई गई हैं। भारतीय सेना के लिए इस अटैक हेलीकॉप्टर को इसकी इन्हीं बेमिसाल खूबियों के कारण चुना गया है। खबर है कि इन 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स की खेप को चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर तैनात किया जाएगा, ताकि दोनों दुश्मन देशों की साजिशों को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। The requirement for having a very agile combat helicopter was felt immediately during after the Kargil, and this indigenous development of the LCH or the Prachand has given us a tremendous boost to our capability in war fighting in this domain of helicopter combat operations. We had procured initially 10 of them for the Indian Air Force, the light combat helicopters, and they have proven their worth. They are indeed very agile, very capable aircraft, which are capable of carrying out multiple tasks even at high altitudes. जंग के बदलते तौर तरीकों को देखते हुए भारतीय सेना चरणबद्ध तरीके से अपने बेड़े को लगातार मजबूत बना रही है, चाहे हाईटेक हथियारों की खरीद करनी हो या फिर हर तरह की लड़ाई के लिए खुद को तैयार करना हो।
कुल मिलाकर कोशिश यही की जा रही है कि देश की सरहदों की रक्षा के लिए सेना पूरी तरह से हर समय तैयार रहे। दिल्ली से श्री वरुण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात रामोत्सव की कर लेते हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे प्रदेश का माहौल राममय बनाने की तैयारी हो रही है और इसके लिए योगी सरकार ने अपने अनुपूरक बजट में रामोत्सव की घोषणा भी की है, जिस पर 100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और इस रामोत्सव का आयोजन 14 जनवरी से होली तक राज्य के हर जिले के प्रमुख मंदिरों में होगा। और इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे सरकार का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भावनात्मक रूप से राम मंदिर से जोड़ा जा सके। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से चल रहा है और चल रही है रामनगरी में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के भव्य आयोजन की तैयारियां। लेकिन इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले ही पूरे प्रदेश में रामोत्सव मनाने का ऐलान योगी सरकार ने कर दिया है। एक दिन पहले ही यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने रामोत्सव के लिए 100 करोड़ के बजट का ऐलान किया तो सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये हमेशा 22 जनवरी 2024 वो तारीख होगी जब असंख्य जनमानस के आराध्य प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस अवसर पर रामोत्सव मनाने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अनुपूरक बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रामोत्सव के लिए किया है। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उत्सव मनाया जाएगा। ये उत्सव मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी से शुरू होगा और होली तक जारी रहेगा। जानकारी के मुताबिक ये रामोत्सव कार्यक्रम मकर संक्रांति से होली तक पूरे राज्य में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने की तैयारी है। राज्य के हर जिले के प्रमुख मंदिरों में भजन कीर्तन, रामचरितमानस, राम कथा, अखंड रामायण और हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा। इसमें स्थानीय कलाकारों का सहयोग लिया जाएगा और साथ ही साथ जगह जगह भजन मंडलियों को भी तैनात किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के लिए पैसा हर जिले की बनी पर्यटन और संस्कृति परिषद देगी। चर्चा है कि इस रामोत्सव कार्यक्रम को करवाने के पीछे सरकार का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भावनात्मक रूप से राम मंदिर से जोड़ा जा सके और साथ ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग भी की जा सके। रवि जी, ये जो अनुपूरक बजट आया है उसमें 100 करोड़ रुपए रामोत्सव के लिए दिए गए हैं, क्या क्या उसमें योजना है, होगा क्या उसमें? देखिए, 500 वर्षों के लंबे अंतराल के संघर्षों, बलिदानों, त्याग, तपस्या के बाद सनातन संस्कृति के विश्व भर के लोगों के लिए ये ऐतिहासिक पर्व है और उल्लास और हर्ष की पराकाष्ठा का पर्व है, जिसमें पूरे देश दुनिया के लोग, सनातन परंपरा मान्यताओं को मानने वाले लोग आत्मीय तौर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ने वाले हैं। उस 22 जनवरी के पावन अवसर का एक एक व्यक्ति पूरी दुनिया में रहने वाला उस क्षण का इंतजार कर रहा है। इसी के दृष्टिगत लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि अयोध्या की धरती पर उससे पहले जो मकर संक्रांति का पावन अवसर आता है, उससे लेकर के लगातार होली के पर्व तक हम लोग प्रदेश के सभी जिलों में, सभी 75 जिलों में अपने संस्कृति विभाग की ओर से लगातार अखंड रामायण का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ मंदिरों में कराने का काम करेंगे। इसके अलावा सरकार ने इस अनुपूरक बजट में अयोध्या संरक्षण और विकास निधि के लिए भी 50 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वहीं अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के विकास के लिए 25 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं, जबकि राज्य भर के 100 साल पुराने मंदिरों और मठों को संरक्षित करने के लिए 6 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। मैं समझता हूँ कि अभूतपूर्व विकास, हम विरासत को संरक्षित सुरक्षित रखते हुए भारतीय सनातन परंपरा, मूल्यों, आदर्शों को संरक्षित और संवर्धित करते हुए विकास को गति देने का काम कर रहे हैं। हम विकास की ऊंचाइयों को भी छू रहे हैं, लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी योजनाओं को भी
वास्तविक पात्र व्यक्ति के घर तक, दरवाजे तक, चेहरे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम अपनी जो सनातन विरासत है, सनातन संस्कृति है, उसको भी संरक्षित करने के लिए कोई कसर न छोड़ी है, न आगे छोड़ने वाले हैं। सरकार का फोकस जहां अयोध्या के विकास पर है, वहीं पिछले कुछ वर्षों में दीपोत्सव जैसे कार्यक्रमों का सफल आयोजन भी किया गया है। और इस बार भी 22 जनवरी 2024 को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रदेश में राममय माहौल बनाने के लिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लखनऊ से शिल्पी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो योगी सरकार के इस कदम पर साधु संतों की क्या राय है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। सभी मंदिरों में रामचरितमानस होगा, दीप प्रज्वलित होगा और भगवान के गुणागान होंगे। राममय पूरी अयोध्या को बनाने की जो उनकी घोषणा है, बहुत ही सुंदर है और सराहनीय है। उत्तर प्रदेश के हर एक गांव में जहां जहां भी मंदिर हैं, वहां पर एक सरकार की तरफ से ऐसा योजना बने कि हम लोग राम उत्सव मनाएं, तो उत्तर प्रदेश सरकार को साधुवाद है। मैं सभी देशवासियों से, सभी राम भक्तों से अपील कर रहा हूं कि 22 जनवरी को हर घर में उत्सव होना चाहिए, हर घर में महोत्सव होना चाहिए, हर मंदिर में उत्सव होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार का यह सराहनीय कदम उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अच्छी पहल की है, जो अपने अनुपूरक बजट लगभग 100 करोड़ के माध्यम से प्रोत्साहन राशि देकर अयोध्या से उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े मंदिरों में रामचरितमानस और सुंदरकांड पाठ का आयोजित कराना, यह संपूर्ण सनातनियों के लिए हर्ष व गौरव का विषय है। और अब खबर मुंबई की, जहां पर प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकारी संस्थाओं की तरफ से नए नए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुंबई में रहने वाले लोगों को प्रदूषण परेशान ही कर रहा है। हाल में हुए एक सर्वे के मुताबिक मुंबई में रहने वाले 10 में से 6 लोग वायु प्रदूषण से बचने के लिए दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं। और इस सर्वे में शामिल 10 में से 9 लोगों को लगातार खांसी, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, आंखों में खुजली या पानी आने की शिकायत हो रही है। मुंबईकरों की स्वास्थ्य से जुड़ी इन्हीं समस्याओं को कम करने के लिए मुंबई की बेस्ट बसों में एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम लगाया जा रहा है। हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए अब तक 17 बसों में प्योरिफिकेशन सिस्टम लग चुका है। दावा ऐसा भी किया जा रहा है कि यह सिस्टम प्रति घंटे 15,000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ कर सकता है। पिछले कुछ समय में मुंबई भर में वायु गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हुआ है। उस सुधार का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि पिछले दिनों मुंबई में बारिश हुई और उसकी वजह से हवा थोड़ी सी क्लियर हुई। ऐसे में बीएमसी हो या बाकी एजेंसीज हो, वो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि मुंबई में जो वायु गुणवत्ता है वो ठीक बनी रहे। इसके लिए बीएमसी द्वारा गाइडलाइंस भी बनाई गई हैं। वहीं मुंबई में बेस्ट जो कि बस सेवा चलती है, सालों से बेस्ट ने लोगों को सेवा प्रदान की है। लाखों लोग बेस्ट में यात्रा भी करते हैं। अब बेस्ट द्वारा भी एक ऐसी सिस्टम उनके बसेस में लगाई गई है जिसको मोबाइल एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम कहा जा रहा है। ये सिस्टम बेस्ट की 200 बसों के आसपास में अभी तक लगाया जा चुका है और ये सारी बसेस में जो प्यूरिफिकेशन सिस्टम है वो बस के ऊपर लगाया गया है। ये प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऐसे काम करता है कि ये बस के ऊपर लगा होता है और मोबाइल प्यूरिफिकेशन सिस्टम की तरह काम करता है। पूरे मुंबई में ये बसेस जहां जहां जाती हैं वहां पे हवा की गुणवत्ता ये चेक करता है अपने तरीके से और उसके बाद 15,000 क्यूबिकल मीटर्स जो एयर होती है उसको पूरे दिन में क्लियर करने का मादा ये प्यूरिफिकेशन सिस्टम रखता है। तकरीबन 200 बसेस हैं जिसमें अभी तक ये प्यूरिफिकेशन सिस्टम जो है वो लगा दिया गया है। मुंबई के अलग अलग रास्ते, अलग अलग रूट्स में जो बेस्ट की बसेस चलती हैं वहां पर इन बसों में लगातार लोग यात्रा करते हैं और अलग अलग जगहों पर बेस्ट की बसों की सेवा के साथ पहुंचते हैं। मुंबई में सुबह से ही यात्रा के लिए लोकल ट्रेन हो या बेस्ट बसेस हो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं लोगों में। ऐसे में इस मोबाइल प्यूरिफिकेशन सिस्टम से जो पर्यावरण है उसको भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं अच्छी हो सकती हैं। बेस्ट की इस मुहिम के अंतर्गत और भी बहुत सारी बसेज हैं जिनमें आने वाले दिनों में इस प्यूरिफिकेशन सिस्टम को लगाया जाना है। वहीं बस के अंदर एक छोटा सा सिस्टम भी बनाया गया है जिसमें ये पता चलता रहेगा कि किस तरीके से जो है वो क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी सामने आ रहा है। ये मशीन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं इसके अंदर फिल्टर सिस्टम जो है
वो लगाया गया है। जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हों या बाकी की सारी चीज़ें हों वो इस सिस्टम के अंदर पहुंचेगी और उसके बाद एयर प्यूरिफाई करने में इस मशीन का सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान रहेगा। आने वाले दिनों में बेस्ट और भी ऐसी सेवाएं करेंगी जिसमें इस एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम को लगाया जाएगा और वायु की गुणवत्ता जो है वो अच्छी की जाने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन प्रतीक के साथ पारस दामा, गुड न्यूज़ टुडे। तो मुंबई में प्रदूषण पर काबू पाने की ये कोशिश प्रयास के पैमाने पर काफी वृहद यानी कि बड़ा साबित हो सकती है और इसकी वजह से बेस्ट के पास बसों का काफी बड़ा जखीरा भी है। ब्रांड मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के पास अभी कुल 3,155 बसें हैं, जिनमें सीएनजी से चलने वाली बसों की संख्या 2,197 है। अगर डीजल से चलने वाली बसों की बात की जाए तो उनकी संख्या 548 है। बेस्ट के पास इलेक्ट्रिक बसों की संख्या भी बढ़कर 410 के आंकड़े को पार कर चुकी है और इसके अलावा वेट लीज पर बेस्ट की तरफ से 2100 नई बसें खरीदी जा रही हैं, जिनकी सप्लाई अगले साल मार्च तक हो जाने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद बेस्ट के पास बसों की संख्या करीब 5000 के आसपास हो सकती है और मुंबई की दूसरी लाइफलाइन मानी जाने वाली बेस्ट की बसों का इस्तेमाल करीब 35 लाख लोग करते हैं। मुंबई की रेंगती ट्रैफिक में बसों की मौजूदगी किसी वरदान से कम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एसी और इलेक्ट्रिक बसों के जरिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने का फायदा निजी गाड़ियों से चलने वाले लोगों को आकर्षित करने में भी मिलेगा। सड़कों से बड़ी संख्या में निजी गाड़ियां हट सकेंगी और इससे भी प्रदूषण को काबू करने में मदद मिलेगी और बेस्ट की 200 बसों पर एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगाने का फायदा दिखा तो बड़ी संख्या में बेस्ट की दूसरी बसों का इस्तेमाल प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाएगा। आगे बढ़ते बात अब बदलते मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर झमाझम बारिश से प्रदूषण से राहत मिली और साथ ही साथ ठंड की सौगात भी। अब राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु के कई इलाकों में हल्की बारिश ने मौसम का मिजाज बदलना शुरू कर दिया है। मैदानी इलाकों में हल्की बारिश प्रदूषण से राहत का पैगाम लेकर आई तो ठंड के बढ़ने से अंदेशा भी ठंड के बढ़ने का हो गया है और इसीलिए सावधान रहने की अब जरूरत है। पहाड़ों पर बर्फ, मैदानों में बारिश। एक तरफ आसमान में सफेद फाहे गिर रही हैं, तो दूसरी ओर आसमान में बादलों का डेरा है। हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड का बढ़ना शुरू हो गया है। दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु के कई इलाकों में हल्की बारिश इस बात की साफ तस्दीक कर रही है कि मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ने वाली है। पहाड़ों पर बर्फबारी का सीधा असर चंडीगढ़ में देखा जा सकता है। शहर के कई इलाकों में बारिश हुई तो कहीं कहीं ओले भी पड़े। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से मौसम में ये बदलाव आ रहा है। जैसे बारिश हुई है तो इससे जो है वो ठंड और बढ़ेगी और वैसे भी जो कल से दिसंबर का महीना शुरू हो रहा है तो जो सर्दी है वो आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। जो इसके पोस्ट इफेक्ट होते हैं जैसे कि मिनिमम टेम्परेचर जो है वो डिप करेंगे, फॉग फॉर्म होगी 2-3 दिन के लिए, डेंस फॉग जो है वो कुछ एक इलाकों में हो सकती है। तस्वीरें लेक सिटी उदयपुर की हैं, जहां सुबह की शुरुआत घने कोहरे से हुई। सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। ठंड इतनी है कि घर से बाहर निकलने के लिए लोगों को कंबल ओढ़ना पड़ रहा है।
राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में कोहरे का यही आलम है। सीकर में कोहरा छाया रहा, विजिबिलिटी केवल 60 मीटर तक रही। मौसम विभाग के मुताबिक 1 दिसंबर तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। जयपुर के आसपास के इलाकों में भी बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश के चलते ठंड बढ़ गई है, लेकिन बारिश से हवा में लंबे समय से जमे प्रदूषक पानी के साथ बह गए, जिससे लोगों को प्रदूषित हवा से राहत मिली है। प्रयागराज में लगातार बारिश से AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 110 दर्ज किया गया, जो दीपावली के बाद से लगातार 300 के आसपास बना हुआ था। झमाझम बारिश की ऐसी ही तस्वीर चेन्नई से भी आई है। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के 12 जिलों में बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है। लिहाजा प्रशासन ने NDRF की 5 टीमों को तैनात कर दिया है। वहीं भारी बारिश के चलते चेन्नई समेत तमाम इलाकों में आवाजाही में परेशानी हो रही है। जल भराव की वजह से स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। देश भर में बारिश का ये सितम आने वाले कुछ दिनों तक यूं ही बरकरार रह सकता है। ऐसे में जरूरत है ठंड से बचाव और सावधानी की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।